सबसे पहले तो नंदीपुर का जो केस है, ये इतना बड़ा ये डाका है इस मुल्क के ऊपर और डायरेक्टली शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इसमें। थर्ड पार्टी ऑडिट चाहिए हमें इस वक्त नंदीपुर के ऊपर। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से यार नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाए और अपने आप को अंदर बिठाया जाए और कोई ऐसा सिलसिला बने कि ये जाएं और हम आए। अस्सलाम वालेकुम। दो मंसूबे आजकल बहुत खबरों में, एक नंदीपुर का जिसके ऊपर आपने बहुत से बयान सुने और हमने प्रोग्राम भी गुज़श्ता इसी सब्जेक्ट के ऊपर किया ख्वाजा आसिफ के साथ। दूसरा LNG इंपोर्ट का है और दोनों के इल्ज़ामात जो हैं इंटरेस्टिंगली वो शहबाज शरीफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घूम फिर के कहीं दरमियान में आ जाते हैं। नंदीपुर में इसलिए दरमियान में आ जाते हैं, वाटर एंड पावर मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं। शहबाज शरीफ का नाम इसलिए आता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मिनिस्टर होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी थी कि इसका फ़ीता काट लिया जाए और इसी फ़ीता कटवाने की जल्दी में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या वहाँ पर जो फर्नेस ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट है वो सही कैपेसिटी का, एडिक्वेट कैपेसिटी का है या नहीं है, पूरी इम्प्योरिटीज़ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। उसके बगैर ही प्राइम मिनिस्टर से फ़ीता कटवा दिया और डीजल पे प्लांट चलवा दिया। 3 दिन बाद प्लांट बंद हो गया। फिर जो FOTP इनका फर्नेस ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट था वो भी ब्रेक डाउन हो गया। आजकल वो जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो भी आई हुई है। ये नालायकियाँ थी, वो तेज़ी दिखाने के चक्कर में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस चक्कर में कौम का भी नुकसान हो गया कि वो 450 मेगावाट का प्लांट जो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम था कि करप्शन की नज़र किया, पंजाब दुश्मनी में रोके रखा, दबा के बैठे रहे, इन्होंने अपनी फुर्तियाँ दिखाने के चक्कर में नुकसान कर दिया। दूसरा मंसूबा LNG इंपोर्ट का है। LNG इंपोर्ट की कहानी भी मिलती जुलती है। पीपल्स पार्टी दौर में इंपोर्ट करने की बहुत सी कोशिशें हुई, कामयाब नहीं हो सकी। बहुत दफ़ा कोर्ट आड़े आ जाती थी, कई दफ़ा करप्शन एलिगेशन आ जाते थे और उस वक्त की रेपुटेशन भी उजरा की कुछ ऐसी थी कि सवालात उठ जाते थे। अभी अच्छा काम हुआ, मिनिस्टर ने काम ये किया कि LNG टर्मिनल लगवा दिया एंग्रो के साथ, लेकिन आगे की कहानी वो उससे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी शुरू हो जाती है कि हमने टर्मिनल पहले लगवा दिया, बाहर मार्केट में था नहीं, अब परचेज़र ढूंढने के लिए हमने कुछ ऐसा काम किया कि LNG की SSGC सुई सदन के साथ डील करवाई और जिस दिन LNG इंपोर्ट नहीं भी हो रही होगी टर्मिनल के ऊपर, उस दिन भी नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हैं $2,72,000 पर डे जो गारंटीड हैं, देने हैं। और उसके ऊपर सुई नॉर्दर्न को कहा गया कि आप क्योंकि इसके एंड यूज़र आपने बनना है, सुई नॉर्दर्न ने, आप इसको दीजिए। सुई नॉर्दर्न वाले उसके ऊपर अटक के बैठ के कि हम तो देते नहीं। इसी तरीके से IPPs को जो LNG की दस्तयाबी है और उसकी पेमेंट्स का इशू है, दोबारा LNG दरमियान में है, वहाँ कहा गया कि आप 3 दिन में इसके ऊपर पेमेंट्स क्लियर करेंगे PSO को। यहाँ फिर लड़ाई मच गई, बोर्ड ने क्लियरेंस नहीं दी और अब इस वक्त MD की लड़ाई मिनिस्टर से चल रही है। उधर से ख्वाजा आसिफ साहब एक तरफ खड़े हैं, शहबाज साहब दूसरी तरफ खड़े हैं। LNG आ कहाँ से रही है भी पता नहीं है, क्योंकि हमने जहाँ से लेनी थी वो कोई एक बार नहीं है, स्पॉट मार्केट से परचेज कर रहे हैं जो एवरेज प्राइस से हमें ज़्यादा महंगी कॉस्ट कर रही है इस वक्त। तो ये ओवरऑल पिक्चर है आज के प्रोग्राम की, जहाँ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बहुत से लोग उम्मीदवार हैं। इशारा शायद इमरान खान की तरफ था कि वो वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ साहब हटे और वो कुर्सी पर बैठ जाए। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और एग्रीकल्चर पैकेज और बहुत सी तफसीलात बताई। ये आज का हमारा टॉपिक है। और दूसरा, खान साहब ने कहा है कि रेंजर्स जो हैं वो पंजाब और KPK के अंदर भी आकर ऑपरेशन करें। ये थोड़ी सी अजीब सी मुतालबा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू होंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब। वेरी वार्म वेलकम। वी एक्सपेक्ट कि हमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने आयद किया जी, आपके वो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया तो ट्रीजन चार्जेस लगते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। फिर LNG के ऊपर भी आपने कहा कि ये तो बहुत बड़ी करप्शन है, कुछ वजाहत तो फरमाइए उसकी। देखिए, CCI का इजलास आइन के मुताबिक हर 3 महीने में होना लाजमी है और ये PMLN की हुकूमत जब से आई है इन्होंने कभी भी खुद से कोई इजलास नहीं बुलाया। मुझे याद है कि आज से कुछ महीने पहले भी हमने सेनेट में बड़ा इस पर प्रोटेस्ट किया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनली आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, पाबंदी आपके ऊपर कि आप इजलास बुलाएं। तो उसके फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने इजलास बुलाया। फिर बाज़ औक़ात ये होता रहा जो सूबा सिंध को शिकायत रही है, जिसका मुझे भी इल्म है कि कई चीज़ें बताई जाती हैं कि इसको एजेंडे में शामिल कर लिया जाए, या तो वो शामिल नहीं की जाती हैं और अगर शामिल कर भी ली जाएँ तो फिर किसी न किसी वजह से उनको डेफर कर दिया जाता है। तो जो एक फोरम आपके पास मौजूद है, आपका कहना है ये ट्रीजन है?
ट्रीजन तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सख्त हो जाता है ना, मुराद साहब ने ज़्यादा जज्बाती हो गए। लेकिन बहरहाल आइन के अंदर एक पाबंदी अगर है हुकूमत के ऊपर और उस हुकूमत को पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये वायलेशन तो है, आइनी एक उसकी वायलेशन है। लेकिन मैं ट्रीजन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन बहरहाल करप्शन पे आ जाए LNG के ऊपर, वहाँ क्या कहानी है? देखिए, ये हमने बहुत पहले सेनेट में डिस्कस किया, गालिबन मार्च के महीने में जब पहला शिप आने वाला था, उससे कुछ अर्सा पहले मेरा ही एक एडजमेंट मोशन था जिस पर वज़ीर साहब भी आए थे। लेकिन उस वक्त भी हम इनसे ये पूछते रहे कि भाई आप कह रहे हैं कि अभी वो एग्रीमेंट हमारा हुआ नहीं, रेट पे हुआ नहीं, तो ये आ कैसे रहा है, ज़रा ये तो बता देना। और फिर उन्होंने एक दफ़ा बीच में कहा कि जी वो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो मंगा रही हैं। अच्छा भाई, प्राइवेट पार्टीज़ मंगा रही हैं तो PSO का रोल इसके अंदर क्यों है, जो सुई सदर गैस कंपनी का क्यों है, SNGPL का क्यों है? अगर ट्रांसमिशन लाइंस उनकी इस्तेमाल हो रही हैं और PSO जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट वो खुलवा रहा है, LC उसकी आ रही हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्टी? तो प्राइवेट पार्टी इसलिए नहीं हो सकती नदीम साहब कि एक किसी भी फैक्ट्री को या यूरिया बनाने वालों को आप इसमें जो गैस दे रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेट से जी आप उसको 500 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि वो 500 वाली आपको छोड़ देगा और वो बाहर से जो 2500 में आ रही है वो इस्तेमाल करेगा। मतलब मुझे तो कोई ऐसा पागल ही लगेगा ना, जो आदमी जो बिजनेसमैन हो जिसको पाकिस्तान में गैस 500 रुपये में मिल रही है और वो बाहर से LNG इंपोर्ट करेगा 2500 रुपये में, वो अपनी वो आपसे लेगा के। अच्छा, तो इसमें बड़े शकूक थे, उन्होंने उस वक्त क्लैरिफिकेशन नहीं की और आज मार्च से आकर हम सितंबर में बैठ गए और आपने खुद कहा कि अभी तक कोई मुआहदा नहीं है। और जो कतर गैस है वो उनसे जब मुआहदा करना है तो उनकी कुछ इतनी कंडीशन कतर से अभी मुआहदा नहीं हुआ ना, उनकी वो पूरी नहीं कर पा। आरिफ अलवी साहब, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि PSO के पास स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, वो बेसिकली बायर वो है। ये ट्रांसमिशन कंपनीज हैं दोनों, सुई सदर्न और SNGPL। सुई सदर्न ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एंग्रो से, SNGPL यूजर है, वो इसको दे रही है। अब फकी लग रही है SNGPL को, जहां से उनके वो MD के चेयरमैन कौन से जिनके आजकल मिनिस्टर से लड़ाई भी चल रही है, हो सकता है वो आजकल में रिजाइन कर दें बोर्ड मीटिंग कॉल करके, क्योंकि कहा जाता है कि काफी दबाव है, प्रेशर उनके ऊपर बहुत है, काफी दबाव है। तो ये क्राइसिस अजीबो गरीब है स्टेट का, देखें जहाँ करप्शन ड्राइव चल रही है। एक अजीब सी चीज ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब जानते हैं। अच्छा, होना चाहिए था, कोई वजह नहीं कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है तो अभी नेगोशिएट हो रही है। अच्छा भाई, कितने अरसे में नेगोशिएट होगी? एक, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है भी नहीं। कतर की 4 कंपनीज हैं जिनके साथ LNG आप ट्रांजैक्शन करेंगे और नेगोशिएट करेंगे, कतर 1, कतर 2, कतर 3, कतर 4, और इन सब के अंदर मल्टीनेशनल्स हैं, गवर्नमेंट को कतर नहीं इन्वॉल्व है ना। लिहाजा नेगोशिएट प्राइस करें और ट्रांसपेरेंट करें। आपको मालूम है कितना बड़ा खांचा इसमें बन सकता है, और इसी वजह से शुबात हैं। 50 सेंट्स का भी वेरिएशन होगा तो ये तकरीबन हमारी कैलकुलेशंस के एतबार से $500 to $800 मिलियन का फर्क पड़ता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा 15 साल का पर एनम, नहीं टोटल ओवर द पीरियड ऑफ, हाँ, $800 मिलियन तक बनता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा $800 मिलियन का ओवर 15 ईयर्स। इसका मतलब कि हाँ, इवन 50 सेंट्स विल मेक दिस ह्यूज फर्क। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले तो ये हुआ कि जनाब फ्लोटिंग टर्मिनल आएगा, याद है आपको? अच्छा, फ्लोटिंग टर्मिनल तो इनको शिप नहीं मिली, फ्लोटिंग टर्मिनल इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो वही फ्लोटिंग टर्मिनल गया और तेल लेकर आया। तो 2-3 ट्रिप्स तो ऐसे हुए कि वही फ्लोटिंग टर्मिनल फिर गया, फिर तेल लेकर आया, वो LNG लेकर आया। तो लिहाजा जो टर्मिनल जिसका मकसद था कि इसको रीगैसिफाई करेगा, वो फ्लोट करता हुआ आया। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं करेंगे, और जो बात इन्होंने की सिंध के हवाले से, 70% 68% गैस सिंध प्रोड्यूस करता है। अच्छा, सिंध की इंडस्ट्री को अगर आप फोर्स करें कि ये जी LNG खरीदे, क्यों खरीदे? सिंध नहीं खरीद रहा, बेसिकली SNGPL नहीं, SNGPL खरीद रही है, मगर बेचेगी इनको SSGC बेच रही है। हाँ, SNGC बेचेगी और बेचेगी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन सिंध, उसको भी देगी, ठीक है ना, एट अ हायर प्राइस। तो सिंध का ऑब्जेक्शन ये है कि ये बात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आनी चाहिए। इसी तरह से KP गवर्नमेंट, उसका भी ऑब्जेक्शन यही आने वाला है कि जी इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाकर डिबेट तो करो। इसमें एक जो कैच है, वो कैच ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो कतर का दौरा करते रहे, उसके ऊपर सवालात उठे थे। फिर एक डॉक्यूमेंट मैंने आप ही से, शायद मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा, वो लिया था रॉयल दोहा, क्या था जी, रॉयल होल्डिंग कंपनी दोहा कतर, जी हाँ, वो हमारे सैफुर रहमान साहब। अच्छा, और जनाब सिर्फ यही नहीं है, देयर इज अ बिग इन्फ्लुएंस। यानी एक कोल फायर्ड प्लांट 2 बन रहे थे 600 मेगावाट के, है ना, बन रहे थे जी थे बन रहे हैं अभी भी, है ना, 660 के, है ना, 2 प्लांट, उसमें भी सैफुर रहमान साहब है। उसकी जेटी भी जो बनाई जा रही है, तो जो कंपनी सैफुर रहमान साहब की और वो पार्टनरशिप में ये कोल फायर प्लांट्स बना रहे हैं, तो जेटी भी
उस कंपनी का एक पार्टनर ने किया और नेपरा रूल्स और पीपीआरए रूल्स वायलेट किए। आपने क्वेश्चन नहीं किया कि इसमें सैफुर रहमान की वो रॉयल दोहा क्या कर रही है? आपको पूछना चाहिए। नहीं पूछा, जवाब थोड़ी मिल रहा है इसका। आपने पूछा सेनेट सैफुर रहमान साहब तो जो एनएचए ने कुछ मुआहदे किए ना चाइना के साथ जी, उसमें भी इनका किरदार है। हाँ, वही सैफुर रहमान साहब हर जगह नजर आएंगे। वही कॉपी थी जो एनएचए के साथ हुआ है। आरिफ साहब से मैंने इनको वही एनएचए की कॉपी दी, वो साइन कॉपी थी। हाँ, साइन कॉपी, उनके सिग्नेचर है, सिग्नेचर है अनडिनाइबल। हाँ, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वफाकी वजीर पेट्रोलियम हमारे साथ शामिल हो चुके हैं गुफ्तगू में। अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम। आपके खिलाफ हमने ढेर सारी बातें की और करेंगे अभी और आगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आपको एक जो सिंध के वजीर हैं मुराद साहब, उन्होंने आपके ऊपर बड़ा तगड़ा बयान दिया। पहले आपको सुनवाते भी हैं, फिर आपसे जवाब भी लेते हैं। सुनवाइएगा प्रोड्यूसर साहब, क्या कहा था? दुनिया का महंगा तरीन प्रोजेक्ट, वो बस रैपिड ट्रांजिट इस्लामाबाद वाली महंगी तरीन बनाई उन्होंने, लाहौर वाली उससे पहले थी। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, करप्शन के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। महंगी तरीन चीजें बनाने का शौक है इनको, नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत को। वो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पूरी दुनिया ने कह दिया, कई प्रोग्राम आप दोस्तों ने किए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। LNG वाला भी प्रोड्यूसर साहब सुनाइए, साथ ही दोनों हो जाए जी। दूसरा भी प्ले कर दें साथ ही प्रोड्यूसर साहब। एक अंधेरे में रहेगा, ये पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ वो पावर देख चुका है और अपनी आंखें खोले। इस सूबे के अवाम हर हद तक जाएगा और मुजाहिमत जो है वो वही अवामी मुजाहिमत होगी। CCI की मीटिंग एक कर दी, हमने कहा चले CCI में बात कर लेंगे, वो मीटिंग उन्होंने पोस्टपोन कर दी मीटिंग से 2 दिन पहले। तो ये हमारे साथ आइन, हमारे साथ ही मजाक नहीं कर रही, आइन तोड़ रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे कि सिंध की गैस सिंध से बाहर ना जाए और इधर इस्तेमाल हो। अब्बासी साहब आप बताइए जी, बड़े गुस्से में हैं वो, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? आइन तोड़ रहे हैं आप तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुराद अली शाह साहब से पूछें कि किसने उनको कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये उनकी अपनी सोच नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं। ये उनसे आप पूछ लें। और क्यों की इस मौके पर जो इश्यूज इन्होंने यहाँ जिक्र किया है, ये एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा मुराद अली शाह साहब से डिबेट हो चुके हैं, बड़ी एक्सटेंसिव। मैं मुराद शाह साहब ज़ाती तौर पर मिला, ये सब इशू डिस्कस हुए। IPCC एक फोरम होता है CCI की प्रिपरेशन का। 2 दफ़ा मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब, बाकी भी चीफ मिनिस्टर्स थे, बहुत से वज़रा भी थे, वहाँ पर ये सब चीज़ें डिबेट हो चुकी हैं। थ्रेड बेयर मिनट्स मौजूद हैं। फिर जरदारी साहब मिलने आए प्राइम मिनिस्टर साहब से, वहाँ भी इशू रेज किया कि मुराद अली शाह साहब भी थे वहाँ पर। फिर मैंने एक्सप्लेन किया। मुतमईन मतलब नहीं है वो आपसे? नहीं, मुतमईन अगर नहीं थे तो मुझसे फिर रब्ता कर लेते। जो रवैया, जो लहजा, जो जुबान, जो इल्ज़ामात, ये सियासत खेलना चाहते तो ज़्यादा बात है। जहाँ तक सिंध की गैस का ताल्लुक है, जब 18वीं तरमीम शुरू हुई 2900 मिलियन क्यूबिक फीट डेली प्रोडक्शन थी। 1200 सुई नॉर्दर्न सदर्न को मिलती थी, 1700 सुई नॉर्दर्न को मिलता था। आज प्रोडक्शन गिर के 2200 हो गई है, 2400 तकरीबन, सॉरी 2400 हो गई है। और SSGC को 1250 मिल रहा है और बाकी जो है वो 1150 इनको मिला। पंजाब का आपने हिस्सा कम कर दिया जी। 550 सिंध का हिस्सा कायम है और जो भी कमी हुई है वो सुई नॉर्दर्न के हिस्से से हुई है। हालांकि अगर आप इंटरप्रिटेशन करें आइन की, तो जो कहता है कि सब्जेक्ट टू कमिटमेंट्स ऑन द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट, तो उसमें ये इक्वली ये शेयर गिरना चाहिए था। सर, हमने उसको पुश नहीं फर्स्ट यूजर राइट्स भी दिए हुए ना आपने। एक नेशनल प्रायोरिटी भी है और इसको यही इशू CCI में लाना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि आज आप उन्हें दरखास्त तो कर सकते हैं, उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। नहीं, हमने बिल्कुल डिक्टेट नहीं किया। मैंने कहा कि हमने जो सुई सदन का कोटा था उसको बढ़ाया, कम नहीं होने दिया। हालांकि गैस जो है वो इतने % गिर गई। तो अब इशू ये है LNG के ऊपर वो कहते हैं आप करप्शन कर रहे हैं। मैं LNG पे आता हूँ। देखिए, करप्शन तो पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं ये बिल्कुल मैं बयान दे सकता हूँ तो माशाल्लाह इस काम के में उनसे आगे कोई नहीं है। लेकिन
बात अगर ऑब्जेक्टिवली करें, मैं बात करने को तैयार हूं। कहते हैं टर्मिनल लगा लिया है, यहाँ बाहर है, सप्लायर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट किसी से किया नहीं है, स्पॉट मार्केट से वो कहते हैं 17-18% ब्रांड के ऊपर परचेज करें। ये सब सवालात हैं, इनके जवाबात भी हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि मोस्ट एक्सपेंसिव टर्मिनल, इट इज द चीपेस्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड। 66 सेंट का टोलिंग रेट किसी टर्मिनल का नहीं है, 2 टर्मिनल के रेट से कम है। वो बहुत बड़े टर्मिनल्स हैं जहां कई $बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और फिक्स टर्मिनल्स हैं। जो ये फ्लोटिंग टर्मिनल में इतनी ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है कि 66 सेंट का लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। 2,72,000 पर डे नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस जी, नॉन यूटिलाइजेशन नहीं कहते उसको। आपने जो चार्जेस पे करने हैं, हमारी कमिटमेंट ये है कि हमने पहले साल में तकरीबन 24 शिप वहां से रीगैसिफाई करने हैं पहले साल में। ये कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। अभी तक हमारा 11वां शिप इस हफ्ते आएगा, तो हम तकरीबन आधा शिप पीछे हैं। हमारा प्लान जो टारगेट है, हम तकरीबन 30 शिप कर लेंगे 26 मार्च तक। लेकिन आप दे रहे हैं $2,72,000 पर डे नॉन यूटिलाइजेशन। सर नॉन कोई ऐसी चीज नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने साल में एक पेमेंट करनी है। अगर आप मेरी बात कर रहे होंगे तो आप उन्हें 2,72,000 पर डे अदा करेंगे। सर मेरी बात सुन लें, ये डेली पेमेंट है, डेली पेमेंट। जी डेली पेमेंट है, लेकिन उसकी रिकंसिलिएशन डेली नहीं है। आप जब भी दें आपने कॉस्ट, आपने साल में 200 MMCFD रीगैसिफाई करना है, जो तकरीबन 24 शिप बनते हैं। अगर हम 24 शिप से कम करेंगे तो पर यूनिट रेट बढ़ जाएगा, अगर 24 से ज्यादा करेंगे तो यूनिट रेट कम हो जाएगा। हमारा टारगेट 30 का है, यानी हम जो कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट है उसको एक्सीड करेंगे। हमारी LNG सस्ती होगी जो कॉन्ट्रैक्ट। सही नहीं सर, आप बताइए, वजाहत से मुतमईन है? नहीं देखिए, पहले तो वो उस बात पे आ नहीं रहे थे कि नॉन यूटिलाइजेशन आपके चार्जेस हैं। अगर हम इसको इस तरह ले, खुद उन्होंने कहा ये डेली चार्जेस है, अब आप वो इस्तेमाल करें या ना करें, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डेली चार्जेस आपको देने हैं, ठीक है, डेली चार्जेस आपको देने हैं। यही तो सब हम बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वजीर साहब उसको थोड़ा और तरीके से बयान कर रहे हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट का जो बात कर रहे थे, 158 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि जिस सूबे से गैस निकलेगी पहले वो अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा, उसके बाद जो एडिशनल गैस होगी वो कहीं चली जाएगी। ये अभी की बात नहीं है, काफी अरसे से सिंध में सीएनजी फर्स्ट यूजर राइट सीएनजी सिंपल सा कानून है, वो आपने बता रहा हूं ना। देखिए, सिंध में सीएनजी स्टेशंस बंद होते रहे हैं, सिंध में गैस की लोड शेडिंग होती रही है, सिंध में गैस कई इदारों को नहीं मिलती रही है। हमने इस बात को कभी रेज नहीं किया। चले ठीक है, लेकिन आपको आपके कोटे से ज्यादा मिल रही है, आप शोर क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कोटे की बात 1250 मिल रही है। देखिए बात नहीं, एक बात सुने ना, सुबह सिंध की जरूरत मुमकिन है आज 100 हो, कल 200 हो जाए। आइन के मुताबिक वो जरूरत हमें पूरी करनी है, पहले जरूर पूरी करनी है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले कई वर्षों में ये चीजें हम इग्नोर करते रहे, इस पर हमने कभी शोर नहीं बचाया कि चले ठीक है पूरे मुल्क में गैस का बहरान है, अगर किसी और सूबे में भी जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई उसको अपना राइट समझ के सिंध के साथ जब जाति करना शुरू करेगा तो फिर तुम्हारा राइट आप समझते हैं सिंध के साथ मैं आपको और मिसाल देता हूं। ये कहते हैं मेरी कई मुलाकातें हुई, इन्होंने सोलर और विंड एनर्जी के प्लांट्स पे पाबंदी लगा दी अप्रैल 2015, ठीक है। आपने पाबंदी लगाई तो आप कम से कम एक खत लिख देते चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी, सिंध को भी लिख देते, केपी को भी लिख देते, बलूचिस्तान को भी लिख देते कि जी ये पाबंदी लगा दी, आप नहीं करना। कोई खत नहीं लिखा गया। मियां साहब ने हटाई जब ये लग रहा था ना कायदा सोलर पावर, उसके बाद उन्होंने हटा दिया। अच्छा, पाबंदी लगाई नहीं, अप्रैल में लगाई है ना, उसके बाद लगाई है भाई, अप्रैल फिर उठा देंगे, 900 वाला एक और भी लगाना है। अच्छा, तो अपने लिए लगाएंगे ना। बात तो यही है कि अगर आप अखबार में खबर आती है, उससे सिंध गवर्नमेंट को पता चलता है कि कुछ ऐसा फैसला हुआ है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर खत लिखते हैं, उसका जवाब नहीं है। 2 खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है। अब अगर आप पूरी गवर्नमेंट को इस तरह टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, जनाब कोई चीफ मिनिस्टर आपको खत लिख रहा है, केपीके में भी ऐसी कहानी है जैसे सिंध में इशू पैदा हुआ। जी, केपीके में भी ऐसी ही कहानी है, और मैं समझता हूं कि जो डिमांड है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आईनी तौर पर बुलानी चाहिए, वो शायद खाकान अब्बासी साहब की पर्सनल गुफ्तगू से वो मामला तय नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर से कर लें या मुराद अली शाह साहब से कर लें। लेकिन जब मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया, प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनकी मौजूदगी में, तो इट्स अ वेरी रीजनेबल फोरम, टॉप हाईएस्ट लेवल फोरम। एंड व्हाट अबाउट द केपीके? ही शुड फील सैटिस्फाइड। केपीके के कंसर्न है तो मैं सिर्फ एक जुमला सिर्फ कह दूं कि अगर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था, जब भी तो हर फोरम में बात हो रही थी ना। अगर आसिफ जरदारी मिलने गए, हालांकि वो तो कोई और मसले में मिलने गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर और उसको मुराद अली शाह साथ ले गए। मैं वो बात अभी तक रिजॉल्व क्यों रहा? मैं ये कह रहा हूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट
नहीं, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। अच्छा, वो आईनी तौर पर हर 90 डेज में बुलाना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। ये 3 मंथ की कंडीशन 18वीं तरमीम में अभी पहले नहीं थी। अच्छा, नहीं करना और जाती मुलाकात से मामला नहीं तय होगा। दूसरे, क्या मैं कम वाकिफ हूँ, आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन, मगर मुझे ये पता है कि ये फ्लोटिंग टर्मिनल खुद भी 2-3 मरतबा LNG लेकर भी आया है। ड्रेजिंग नहीं हुई है ना, वाज दैट प्रैक्टिकल? वो ड्रेजिंग नहीं हुई है ना जी वहाँ पे पोर्ट पे जो तो ये बताइए ना, मैं क्या जानता हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बड़ी सिंपल बात बोली, मैंने बड़ी सिंपल बात बोली आपको कि हमने साल में 24 शिप रीगैसिफाई करने हैं। अगर हम कम करेंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा पर यूनिट, अगर हम ज्यादा करेंगे तो पर यूनिट रेट गिर जाएगा। ये सही कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि हमने 24 शिप रीगैसिफाई करने, सुने ना, उसमें ये आप उसकी जो टोटल चार्जेस हैं साल के, उसको आप 2,72,000 डेली कर लें या उसको आप इतने $1 मिलियन साल के कर लें, वो एक अलग इशू है। इन्होंने आपने सर्विस खरीदी है, जिस तरह आप IBPs होते हैं। इनका क्वेश्चन का भी बता दो, वो कहते हैं 2 दफा खुद भी गैस भरवा के वो सब बता देता हूँ। देखिए, इशू ये है कि हमने 24 शिप करने हैं, ठीक है जी, और पहले साल में इसीलिए कम रखा गया था कि टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई थी। 3 गवर्नमेंट्स 10 साल लगी रही, उनसे नहीं हुआ, हमने 20 महीने में कर दिया। 11 महीने में टर्मिनल बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हम पर लाजिम ये है कि हम पहले साल में 24 शिप रीगैसिफाई करें, चाहे हम 24 एक दिन में ले आए या टर्मिनल जी 5 दफा मैं सुन लें, मेरी बात सुन लें। कतर से गैस पहला जो FSRU आया वो कार्गो लेकर आया, उससे $5 मिलियन की सेविंग हुई, वरना FSRU आता, वेट करता, दूसरा शिप आता और $5 मिलियन लगते आपके कमीशनिंग चार्जेस। ये स्टैंडर्ड है इस काम में। ये तो अच्छा हुआ वो बच गया। उसके बाद हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हमें गैस चाहिए थी, हमने शिप को भेजा, FOB बेसिस पर कार्गो लिया, वापस आ गया, उसने रीगैसिफाई किया, वो 200 का रीगैसिफिकेशन करता रहा जो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट थी। तो मैंने आज भी कहा 5 ट्रिप्स उसने लगाए, उसके बाद से 4 कार्गोज जो हैं वो एक तो लेकर आया था, 6 वो हो गए, 4 कार्गोज टेंडर पर आ चुके हैं। तो आज तक हम 10 शिप कर चुके हैं, 11वां शिप अगले हफ्ते आएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जा रहे हैं और मैंने आपको कमिट कर रहा हूं कि हम इंशाल्लाह 30 शिप हम साल में करेंगे, जिससे आपका पर यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत नीचे है। लेकिन क्या ये बात थोड़ी सी तवक्कुआत के बरस नहीं चलेगी? मेरी बात पहले लग गया तो आपका सप्लायर के एग्रीमेंट नहीं है, बायर के हर चीज के हल होते हैं ना। हमने मेरा सवाल देखिए ना, ये बताइए, इफ इट इज सो प्रैक्टिकल कि वही शिप जो टर्मिनल है बताते खुद वो लेकर आए, तो ये खुद और सारी दुनिया कहेगी कि ये इम्प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। ये जरूर है कि वो पहली मर्तबा आया तो अपने साथ कार्गो ले आता, इम्प्रैक्टिकल है। दूसरी बात ये कि इन्होंने अपनी सीलिंग 24 लगा ली और ये 30 पर ले जाएंगे, दे विल परफॉर्म वेरी वेल। मैं कहता हूं ये 12 पर ले जाते तो बड़ा ही और भी अच्छा होता था, तो रेट बढ़ जाता ना, फिर जो $5 लाख डेली हो जाता, फिर मैं $5 लाख देखिए 12 से ये मैं आपको देखें थोड़ा सा। हर चीज में कंटिजेंसी प्लानिंग होती है, हमारी भी कंटिजेंसी प्लानिंग यही थी कि पहले साल में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, उसमें शिप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सप्लाई के इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज थी। तो हमने उसको रखा ही 24 शिप यानी 2 शिप्स अ मंथ पे। तो वो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, टेंडर हम नहीं कर सकते थे क्योंकि नई पोर्ट थी, हर चीज नई होती है, हमने उसको भेजा, रीगैसिफाई कराया, गैस सप्लाई की और ये सिलसिला चलता रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वां शिप आ रहा है। एक सीधा सा सवाल है, मुझे समझने आप भी करें, मुझे समझने में आज मिनिस्टर साहब ओपन इनका जो ना अकाउंटेबिलिटी चलेगी। हमें तो इतना अबूर नहीं है ना इन चीजों में, मैं जो पढ़ता हूँ वही चीजें करता हूँ। अगर ये जो प्लांट है वो जाता है, लेके आ जाता है, वो जो एक बड़ा शिप हमने सुना, पता नहीं क्यूफ्लेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें ज्यादा आ जाती है गैस, अगर वो आ जाएगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कम नहीं हो जाएंगे? उसके बजाय अब ये छोटे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लॉन्ग टर्म के वही है। अगर हमारे पास ये चॉइस थी कि हम एक शिप लेते, वो वहां से लेकर आता FOB बेसिस, क्योंकि हमारा उनसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। हमें पर डे चार्जेस देने की क्या जरूरत है? अगर फेरा लगा पर डे चार्जेस नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ। उनको आप ब्रेक डाउन पर डे में कर सकते हैं। $90 मिलियन पर एनम सर, हमने साल के उनको इतने पैसे देने हैं और 200 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे रीगैसिफाई करना है,
जो 24 शिप के बराबर है। सर, अगर हम 24 शिप से कम किए तो इंशाल्लाह हाजिर होकर माफी भी मांगेंगे और हमें नैब में अंदर कर देंगे। अगर 24 शिप से ज्यादा हुए तो मैं आपसे माफी की तौर पर ये 12 करते और फिर 30 करते तो हम इनको ज्यादा मुबारकबाद देते। मैं दूसरी बात नहीं मेरे भाई, उसमें देखें, उसमें अगर हम 12 करते तो रेट डबल हो जाता। आपको बात समझ नहीं आ रही। वो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी लॉन्चों में लाते, देखो ना, ये कह रहे हैं कि यार फ्लोटिंग टर्मिनल में लाए, बड़े में हमें महंगा पड़ता। मैं कहता हूँ छोटी और छोटी। नहीं, मैं नहीं कह रहा बड़े में महंगा पड़ता, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये फ्लोटिंग टर्मिनल गया क्यों 5 मरतबा कराया? इज इट फीजिबल? इट इज एब्सोल्युटली फीजिबल। कमाल है यार, मतलब टर्मिनल आपने भेज दिया यार, बजाय इसके कि आप मेरे भाई हमारी कमिटमेंट है साल में 24 शिप करने की, चाहे हम इस शिप को भेजें और उससे रीगैसीफाई कराएं या वहां से लेकर। आप SNGPL से आपकी लड़ाई इसलिए हुई है कि आपके ना उधर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे कतर में, ना इधर आपके बाहर मार्केट। सर, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। SNGPL का कोई ताल्लुक PSO की बाइंग से नहीं है। SNGPL का काम है कि वो जाके गैस कस्टमर तक पहुंचाए, उसको और कोई काम नहीं है। जो हमारा, मैं बता देता हूं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कतर से लॉन्ग टर्म, वो नेगोशिएट हो चुका है। 2 इश्यूज रहते हैं। एक पेमेंट का मैकेनिज्म है जो 3 मिनिस्ट्रीज ने तय करना है, उस पर तकरीबन एग्रीमेंट हो चुका है। असल जो इशू है कि जब तक ओगरा प्राइस डिटरमिन नहीं करता और NTDC को नहीं देता, IPPs हमारी LNG को उस वक्त तक पे नहीं कर सकते। सप्लाई वो ले सकते हैं, पे उस वक्त करेंगे जब प्राइसिंग आ जाएगी। उम्मीद है कि वो भी सख्ते हो जाए। तो आप कैसे तवक्को रखते हैं SNGPL को कि वो PSO को पे करेगा? हमने PSO को किसी ने पैसे, SNGPL ने कभी पैसे नहीं मांगे, किसी ने पैसे नहीं मांगे। SNGPL का कोई डिस्प्यूट नहीं है। SNGPL जॉब इज वेरी सिंपल, टू सप्लाई गैस टू द कस्टमर। PSO इंपोर्ट कर रहा है, PSO इसको परचेज ही नहीं करेंगे सर, PSO कैरी कर रहा है। हमारा SNGPL को देगा PSO जी विदाउट पेमेंट। मैं एक आपसे विदाउट पेमेंट और कॉस्ट आज भी 20 बिलियन जो है पावर सेक्टर ने LNG का देना है जो PSO ने सप्लाई किया। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पूछिएगा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे पूछते हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब काइंड इनफ कि उन्होंने लाइव प्रोग्राम में ये सारे सवाल देने के लिए रजामंदी का इजहार किया और दे भी रहे हैं। ब्रेक ले लें, इसके बाद और बातें पूछेंगे। वेलकम बैक। आरिफ अलवी साहब, आपके सैफुर रहमान से भी बड़े लंबे चौड़ी लिस्ट आपने बनाई हुई थी, आपने कुछ उस पर भी पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 600 मेगावाट का प्लांट 2 सेटअप कर रहे हैं। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, कोल बेस्ड है, ये गैस पे नहीं है, ये कोल बेस्ड है, इनसे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। वो सैफुर रहमान साहब उसमें पार्टनर हैं, ठीक है ना। मुझे एक तो यही सवाल होता है कि यार सैफुर रहमान जैसी क्लाउडी पर्सनैलिटी से आप दूर क्यों नहीं रहते। दूसरे ये कि इसके अंदर जो जेटी के टेंडर्स फ्लोट हुए हैं उसके एतबार से जो नेपरा ने उसके एतबार से जो प्राइसिंग करनी है, उसके अंदर एक तो टेंडर जिस तरह से फ्लोट किए गए उसमें 1 दिन का मार्जिन दिया गया और इसी कंपनी की एक पार्टनर कंपनी वाज द ओनली बिडर। सैफुर रहमान की ही पार्टनर कंपनी, जी हाँ, पार्टनर कंपनी वाज द ओनली बिडर विच इज अ चाइनीज कंपनी, वाज द ओनली बिडर। उसकी बिड भी एक्सेप्ट की गई और काइबोर की कैलकुलेशन, यानी ये था कि काइबोर प्लस समथिंग होगा, कैलकुलेशन जो 7.92 से 8.92% था फरवरी में, और ये 11.918 पर किया। बना बनाया केस है, लेके नैब के पास जाइए। हाँ, बना बनाया केस है और 30% ऑलरेडी काइबोर के ऊपर खेल करके 30% उसको बढ़ा दिया। इस पे एक और चीज़ मुझे याद पड़ती है, मेरा ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस था जिसपे ये हुआ था कि इन्होंने टैरिफ जो है वो रिवाइज किए थे। अच्छा, जो नॉर्मली जो मुझे पता है, आप मुझे करेक्ट कर देंगे वजीर साहब, कि जब नेपरा की तरफ से कोई टैरिफ अनाउंस हो जाता है तो उसमें कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपील में जा सकती है उसके रिवीजन के लिए। वो अरसा भी गुजर गया, गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई भी कर दिया, उसके फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने दोबारा जाके उसको रिवाइज़ करवाया जो नेपरा के रूल्स के भी ख़िलाफ़ था। तो वज़ीर साहब ने किया, उसमें जो है वो कुछ डेफिनेटली कुछ जो कोल फाइड ये प्लांट्स होते हैं उनके रेट जो है वो बढ़ाए गए थे, कुछ ज़्यादा उनको मार्जिन दिया गया था। तो ये भी ज़्यादा मुझे याद पड़ता है कि शायद इन्हीं दिनों की बात है जब ये सारा ये शायद एक और अगर मैं एक इन्होंने अभी बात की थी, मेरे ही एक मोशन था जिसपे वज़ीर साहब आए थे LNG वाले इशू पे सेनेट में,
तो उस वक्त जब हम कह रहे थे कि भी गवर्नमेंट ला रही, तो उन्होंने कहा जी कोई एग्रीमेंट नहीं, अब जो भी आ रहा है वो प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो लेकर आ रही हैं, ये जो LNG का है सारा कुछ वो कर रही हैं और वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं। उस वक्त हमने कहा था कि भाई प्राइवेट पार्टीज अगर ला रही है, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर PSO कहाँ से आ गया, फिर ये SSGC कहाँ से आ गया, फिर SNGPL कहाँ से आ गया, तो गवर्नमेंट के इदारे। आज ये शुक्र है कि खुद कह रहे हैं कि PSO जो है वो कर रहा है और उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई शायद भूल जाते हैं, जब इन्होंने सवाल किया था उस वक्त जो पहले कार्गोज आए थे वो फर्टिलाइजर वाले लाए थे, वो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं थी। PSO था उसमें जी, PSO था उसमें जी, PSO ने उनके बिहाफ पे प्रोक्योर किया ना, गवर्नमेंट ने किया ना। आप भी नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया, आप भी जाके PSO से प्रोक्योर कर सकते हैं। PSO रोज प्रोक्योरमेंट करता है, अगर आपको कोई चीज चाहिए PSO आपके बिहाफ पे प्रोक्योर कर देगा, अपने कमीशन रखेगा। कमर्शियल कंपनी आप मंगा लें, आप LNG का मंगा लें। देखिए ये अनरीजनेबल बात है, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं थी। दूसरी बात जो अलवी साहब ने की, अगर नहीं अलवी साहब ने जो की कोल प्लांट के बारे में, उसमें अगर ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है और जो उन्होंने प्रोसेस बताया अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, और मैं इनसे ये सजेस्ट करूंगा कि असेंबली में क्वेश्चन कर दें इसके ऊपर, ताकि जवाब आगे रिकॉर्ड में जवाब आ जाए, क्योंकि कोई गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एक दिन में नहीं हो सकती। ठीक है, ना वो टाइट हो सकती है। सैफुर रहमान साहब जहां तक मेरी नॉलेज है पाकिस्तान के शहरी हैं, कोई उन पर बार नहीं है, कोई उन पे ऐसी कदगन नहीं है कि मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कंपनी में उनका कोई पार्टनरशिप है या एम्प्लॉई है या क्या है, ये सवाल भी आप कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कौन से शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि ये IPP मोड में लग रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं लगा रही। एक अपफ्रंट टैरिफ मौजूद है जो मेरे भाई सईद साहब की गवर्नमेंट ने अपफ्रंट टैरिफ बनाया था, वो अपफ्रंट टैरिफ है, उस पर IPP लग रहे हैं। एक सिर्फ ये नहीं लग रहा, कई और भी लग रहे हैं। 99 को जब मियां साहब की हुकूमत खत्म हुई थी, तो उसके बाद जो सैफुर रहमान साहब की रिप्यूट आपकी पार्टी के लिए भी और बाकियों के लिए भी सामने आई थी, क्या उसके बाद मुनासिब? सर मैं रिप्यूट पे नहीं जा रहा हूँ, सैफुर रहमान साहब मेरे साथ 2 साल जेल में रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उनको कभी मुशर्रफ गवर्नमेंट ना बख्शती, अगर हमने कुछ किया होता तो हम यहाँ ना होते। तो जब बाकी लोग बैठे हुए थे मुशर्रफ के साथ, हम उसके खिलाफ थे, हमने वो भुगता है। इस हवाले से अगर सैफुर रहमान साहब में किसी को इतराज है तो आप इतराज दायर कर दें, नैब को भेज दें, असेंबली में सवाल कर दें, या ये कह दें कि एक कानून बन जाए कि सैफुर रहमान मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सैफुर रहमान का इशू आप रेंजर्स को बुला रहे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे क्रुक्स के साथ अगर जब आपकी सोबतें होंगी तो सवालिया निशान होगा। सैफुर रहमान के मुतालिक सुन तो लीजिए मेरी बात, सैफुर रहमान साहब के मुतालिक मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सिलसिले में आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इनसे कोई ताल्लुक नहीं, सैफुर रहमान साहब के उसके अंदर सिग्नेचर्स मौजूद थे। ये सैफुर रहमान साहब की मौजूदगी खुद भी गवर्नमेंट छुपाती रही है, इसके अंदर भी ये मौजूदगी मैं जो आपको बता रहा हूं ना कि जेटी की प्राइस के अंदर उन्हीं की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया जो इसके अंदर है भी। सर ये केस है, अगर ये आपके पास फैक्ट है तो मैं कह रहा हूं अगर ऐसे हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, गवर्नमेंट रूल्स की वायलेशन है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्रिकेट लोगों से दूर भी करूंगा, ये तो नैब का केस कोई है असेंबली में सवाल कर दे इस कंपनी में, इस IPP में कौन शेयर होल्डर्स हैं, जेटी किसने बनाई है, क्यों बना रहे हैं, और अगर उससे मुतमईन नहीं है नैब को दरख्वास्त दे सकते हैं। ये सब इदारे मौजूद हैं, करना चाहिए। अगर लेकिन एक शख्स पे कि जी मुझे वो पसंद नहीं है, अगर उस वो मुल्क का शहरी है, अगर वो यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, जेल में नहीं है, करप्शन में मुलविस नहीं है, तो फिर उसका हक बनता है कि इन्वेस्ट करें। कोई शहरी नहीं कर सकता। उसी के साथ मैं लिंक कर रहा हूं। देखिए इस पाकिस्तान, आप रेंजर्स को तलब कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि रेंजर्स आ जाए। इस पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन के अंदर आज तक किसी बड़े स्कैम के हवाले से पकड़ा नहीं गया पॉलिटिशियन, है ना, फौजी एंड पॉलिटिशियन, कोई पकड़ा नहीं गया। लिहाजा ये अदालतों के अंदर प्रूव करना और ये बताना ये हमारे बस में नहीं है। सारी कौम बहुत सारी चीजों से वाकिफ है। सिंध के अंदर आपका सवाल हो रहा था कि जी शुरू में आपने फरमाया था कि जी रेंजर्स की कार्रवाई के एतबार से इमरान खान साहब ने कुछ कहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारे इदारे प्रोसिक्यूट नहीं कर सके दहशतगर्दों को, और कराची में 5000 कत्ल होते रहे, विटनेसेस भी मारे गए, सब कुछ। तो उस डेस्परेशन में कानून बदला गया, 21वीं अमेंडमेंट आई दहशतगर्दी के हवाले से। जो माशी एतबार से पाकिस्तान के करप्शन है, तो आप रेंजर्स का मुतालबा कर रहे हैं, उसका भी कानून। आप सिंध जाइए, आप मुतालबा कर रहे हैं KPK और पंजाब में। तो एक रिटोरिक बात है, मगर मैं कह रहा हूँ आप सिंध जाइए, आपको पता चलेगा। आप मुतालबा कर रहे हैं पंजाब में करे रेंजर्स ऑपरेशन। मैं कह रहा हूँ इक्वल होना चाहिए ना। अगर सिंध में हो रहा है, ये शोर मचा रहे हैं, तो ये भी यही कहेंगे कि डॉक्टर आसिफ की गिरफ्तारी बड़ी नाला है। नाला जो है वो बादशाह आदमी है,
वो आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो उनके भाई साहब रेंजर्स वहाँ काम कर रहे हैं ना आइन और कानून के एतबार से। सईद गनी साहब, पहली बात तो ये कि रेंजर्स वहाँ 21वीं तरमीम के वो तहत नहीं काम कर रही है, ठीक है। 21वीं तरमीम जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के हद तक है और वो एक अलग मामला है। रेंजर्स वहाँ काम कर रही है, उसको पुलिस के जो इख्तियारात थे वो एक्सटेंड करके उस तक दिए गए, जो गिरफ्तारी के हैं, आपकी हुकूमत नहीं, हाँ गिरफ्तारी के हैं, वो डिटेन करने के हैं, जबरदस्ती और इन्वेस्टिगेशन करने के हैं, और अदालत से रिमांड शिमांड लेने के हैं, जो पहले नहीं थे इनके पास, वो उनको दिए गए, वो उसके तहत काम करें, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट भी उसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर खान साहब को KPK में ज़रूरत है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ हों, तो बजाय इससे कि वो रेंजर से मुतालबा करें, अपनी असम्बली से कानून पास करवाएं कि जनाब हमारे यहाँ रेंजर्स जो हैं वो फिर ज़ियाउल आफरीदी जैसे किसी भी वजीर को या किसी को अगर कोई करप्शन में हो तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ज़ियाउल आफरीदी ने जब करप्शन की तो पार्टी से नहीं निकाला, जब असम्बली में उसने कपड़े उतारे और लोगों के तो पार्टी से निकाल दिया। शाहिद खान सर, आप इस पे और इसी वजह से उतार निकालना भी चाहिए। हमने कहा हमारा इंडिपेंडेंट एहतसाब इदारा है, मुतालबा कि आप पंजाब और आइए और KPK में भी ऑपरेशन करिए करप्शन। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर्स का ये मैंडेट है, उनसे मुतालबा करना सियासत का मैंडेट है। इत्तेफाक होता है, देखिए कराची में इत्तेफाक हुआ कि रेंजर्स वहाँ ऑपरेशन करेंगे, तमाम जमातें मौजूद थी तो वहाँ ऑपरेशन हो गया। अगर ये इत्तेफाक है कि बाकी पाकिस्तान में होना चाहिए, वहाँ भी कर लें, उसमें कोई रेंजर से मुतालबा तो नहीं करना। गुजारिश ये है, रेंजर से हुकूमत मुतालबा नहीं कर सकती, रेंजर्स हुकूमत का एक इदारा है, रिस्पेक्टिव का इदारा है। अगर वो उनको डायरेक्शन दे देंगे आप ये काम कर दे, वो काम शुरू कर देंगे, लेकिन लीगल कवर होना जरूरी होता है। गुजारिश ये करूंगा, मेरे गुजारिश कि मेरे भाई जो है इनका काम है इल्जाम लगाना, फिर ये कहना कि मैंने इल्जाम लगा दिया, सफाई पेश करो। कानून का इंसाफ का तरीका ये होता है कि सबूत पेश करें, लिहाजा ये मामला आगे जाता है। जो है वो भी इसी की बातें करते हैं। सईद गनी साहब, आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।